सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। नौकरियां तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटे आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका, मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए। तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो। मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी। यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूँगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग
क्लीन करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपनी भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है, अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं
पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये ओवर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा। थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं। हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे। ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसकी टैक्सी को चुराकर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही
ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो। तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पीलू भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है। मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है। मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, देखो विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है। अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी। अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है। लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मोरनी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबली हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मोरनी मिलती है। अरे बबलू, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में? अरे पिंकी, क्या बताऊं, इतनी तेज धूप निकल रही है। इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊं, सब के सब जानवर परेशान हो चुके हैं। इस सूरज की वजह से बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए, मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास ही के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना तेज सूरज निकला हुआ है। ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम भी ना तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना, आज बारिश जरूर होगी। ये ओए, नाचो खुशी से, बारिश आ गई। अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी, देखो मेरा छाता कितना
कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है, तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी बारिश में भीग रही थी। दोस्तों, वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा, ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे, तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे, तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी यह सुनकर बहुत खुशी होती है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं, सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे, मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे, ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे, मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे, तुम्हारी कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे, वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है।
छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, ये बात है। तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं। तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। और यह बात उसे समझ में आ गया है और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है। हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ
और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको बहुत बधाई हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरी सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे, ये कार कैसी खराब हो गई? मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे, ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है।